बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज का हमारा लेक्चर है स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग ये आर्टिकल इस वजह से भी हम डिस्कस करने लगे हैं क्योंकि डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वायर्स यूज की जाती हैं और वो वायर्स जो है बिहेव करती हैं एज अ स्ट्रिंग। तो जब आप उसको वाइब्रेट करवाते हैं तो जो साउंड जनरेट होती है दैट इज ड्यू टू द स्टेशनरी वेव्स। अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। हमारे पास सपोज कर लें कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L के इक्वल है। हमने उस स्ट्रिंग को दोनों साइड से क्लैंप किया हुआ है जिसकी वजह से उसमें F टेंशन जनरेट होती है। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमने पहले यह ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। फर्ज कर लें कि हम स्ट्रिंग को उसके सेंटर से प्लग करके रिलीज करते हैं। रिलीज करने की वजह से ये डिस्टरबेंस वेव में दोनों साइड्स पे मूव करेगी और मूव करते हुए जिस जगह से हमने स्ट्रिंग को क्लैंप किया हुआ है वहां तक पहुंच जाती है। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस आर्टिकल में हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि वो पॉइंट जहां से आप स्ट्रिंग को बांध के रखते हैं वो बिहेव करता है एज अ डेंसर मीडियम। तो यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ वेव परफॉर्म होगा और जब भी वेव रेयर मीडियम में मूव करते हुए डेंसर की वॉल से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें 180 का फेस शिफ्ट आ जाता है। तो इसी तरीके से अब जब वेव इन साइड्स को स्ट्राइक करके वापस आती है तो ट्रफ क्रस्ट के अंदर कन्वर्ट होगा जिसकी वजह से हमारे पास एक स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव जनरेट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पे देखते हैं कि इस वेव की स्पीड किसके इक्वल होती है और वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए हम लिखते हैं स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग this is given by V is equal to under root of F divided by M, where V is representing speed of wave, F is representing tension in string, and M is representing mass per यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्टूडेंट, ये बात यहां पे जरा इंपॉर्टेंट है कि m जो है वो सिंपली मैस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और अगर आपसे वो पूछता है कि व्हाट आर इट्स यूनिट्स तो इसके यूनिट जो है वो भी बनेंगे किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर। और अगर हम इसके डायमेंशन डिस्क्राइब करें तो वो बन जाएंगे ML-1। अब स्टूडेंट्स, हम वेव में प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट मोड के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास वही स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L के इक्वल है और स्ट्रेचिंग की वजह से उसमें टेंशन F जनरेट होती है। इस स्ट्रिंग को हम सेंटर से डाउनवर्ड प्लग करते हैं और प्लग करने के बाद रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद इसमें एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहां पे हमें नजर आ रहा है कि बनने वाले लूप्स की तादाद कितनी है, 1। तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब स्टूडेंट्स, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखिए, हम यहां पे दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज अ स्ट्रिंग जिसको हमने दोनों एंड से क्लैम्प करके रखा हुआ है और इस स्ट्रिंग की लेंथ L के इक्वल है और इसमें टेंशन की वैल्यू F के इक्वल आ जाएगी। हमने भी बात की है कि हम इसको सेंटर से प्लग करके रिलीज करते हैं तो इसमें एक स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होगी
जो कि इस तरह से हमें नजर आ रही थी। दिस इज नोन एज लूप, इसको लूप का नाम दिया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट लूप होने की वजह से इसको हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने ये बात डिस्क्राइब करनी है कि एल लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ ऑफ द वेव आ रही है। फर्ज कर लें कि लैम्डा 1 इज द वेवलेंथ फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैरीज लैम्डा बाय 2 ऑफ द वेवलेंथ। क्योंकि ये हमारे पास हाफ वेवलेंथ है, एक और लूप अगर इसके साथ ऐड किया जाएगा तो ये हमारे पास कंप्लीट वेवलेंथ बनती है। तो यहां पे हाफ वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैरीज लैम्डा बाय 2 ऑफ द वेवलेंथ। अब चूंकि ये फर्स्ट मोड है, इस वजह से हम इसको लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम यहां पे पहले वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वेवलेंथ की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। ये हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने चूंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम यहां पे डिस्क्राइब करने लगे हैं। जी स्टूडेंट्स, अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखते हैं, सिंस v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब चूंकि हम फर्स्ट मोड को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए वैल्यू 1 आ जाएगी। फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट मोड की वेवलेंथ। यहां से फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी f1 दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। अब स्पीड का फार्मूला भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। लैम्डा 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ये दोनों वैल्यूज में प्लेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी f1 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2l विच इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1, और v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ f ओवर m। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है टेंशन इन द स्ट्रिंग पे, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर। अब स्टूडेंट इसी तरीके से हमने 2 लूप्स जनरेट करनी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f2 फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। फॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। स्टूडेंट्स इसके लिए इमेजिन करते हैं उसी स्ट्रिंग को जिसकी लेंथ L के इक्वल है और उसमें टेंशन F है। लेकिन अब हमने इस स्ट्रिंग को सेंटर से प्लग नहीं करना, बल्कि सेंटर के सेंटर से प्लग करके हम इसको रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यहां 2 लूप्स बन जाती हैं। स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि जहां से आप स्ट्रिंग को बांध के रखते हैं वहां पे हमेशा नोड बनेगा, और जिस पॉइंट से आप स्प्रिंग को प्लग करते हैं वहां पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो इस सिनेरियो के मुताबिक हमारे पास वेव में 2 लूप्स बनना शुरू हो जाती हैं। इसको हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का नाम देते हैं। अब इसकी हम डायग्राम बनाते हैं यहां पे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग जिसकी सेम लेंथ है L के इक्वल, और इसमें टेंशन F है। अब हमने इस स्ट्रिंग को सेंटर के सेंटर से प्लग करना है। तो अभी हमने बात की है कि स्ट्रिंग के फिक्स पॉइंट के ऊपर हमेशा नोड्स बनेंगे, जिसको हम यहां n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जहां से आपने प्लग किया है उसको उस जगह पे एंटी नोड बनेगा। अब अगर हम इसमें वेव बनाते हैं तो वेव की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। दिस इज नोन एज स्टेशनरी वेव। अब इसमें बनने वाले लूप्स कितने होते हैं? 2 लूप्स हैं, इस वजह से इसको हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का नाम देते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह से पहले हमने किया है कि पहले वेवलेंथ कैलकुलेट किया है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, यहां पे भी हमने यही काम करना है। अब स्टूडेंट्स डायग्राम के मुताबिक हमें नजर आ रहा है कि एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में अब एक कंप्लीट वेवलेंथ आ रही है, जिसकी वजह से हम इसको लिखेंगे L इज इक्वल टू लैम्डा,
और सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की वजह से हम यहां पे 2 लिख देते हैं। हमने वेवलेंथ की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये डायरेक्टली हमारे पास वेवलेंथ की ही वैल्यू आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने इन तमाम कैलकुलेशंस के बाद इसकी एक जनरल फॉर्म भी डिस्क्राइब करनी होती है, जिसके लिए हम इसी रिलेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसको यहां पे साइड पे लिख लेते हैं, दैट इज λ2 विच इज इक्वल टू, अगर मैं L को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो इस रिलेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि हमने इसकी एक जनरल फॉर्म डिस्क्राइब करनी है, इस वजह से हम इसको यहां पे लिख लेते हैं जी। अब वंस अगेन हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय F2 is equal to V divided by λ2। स्टूडेंट्स, यहां पे V की वैल्यू इस वजह से सेम रखी जा रही है क्योंकि हमारा मीडियम सेम है। जो हमने स्ट्रिंग यूज किया है उसकी लेंथ L के इक्वल है, उसकी थिकनेस भी एज इट इज ही यूज की जाएगी। तो चूंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और यहां पे हम V के साथ 1 या 2 प्लेस नहीं करेंगे। अब इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट करती है, मैं वैल्यूज इसमें से प्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा F2 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय λ2 की वैल्यू किसके इक्वल है, L के इक्वल है, और V की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी विच इज स्क्वायर रूट ऑफ F डिवाइडेड बाय M। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पे ये देखना चाहते हैं कि F2 फ्रीक्वेंसी का F1 फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, तो हम F2 को F1 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब दोनों रिलेशंस को अगर आप गौर से देखें तो यहां पे बटे में 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा F2 दैट इज इक्वल टू 2 को जो मल्टीप्लाइड वाला बाहर लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2L अंडर रूट ऑफ F ओवर M। हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट में जो फैक्टर लिखा हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो इस वजह से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और F2 की वैल्यू बन जाएगी F2 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। तो ये हमारे पास इसका एक रिलेशन आ जाता है कि सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब हमने थर्ड मोड के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो आइए देखते हैं। फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, स्टूडेंट थर्ड मोड के लिए अब हमने सेम स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है उसे कंसीडर करना है। अब हम इस स्ट्रिंग को सेंटर के 1/3 पोर्शन से प्लग करेंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ लूप्स इसमें 3 बन जाएंगी, जो कि 3 मोड को डिस्क्राइब करती हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी पहले डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज द सेम स्ट्रिंग हैविंग लेंथ इक्वल टू L। हमने कहा कि हमने इसको सेंटर के 1/3 पार्ट से प्लग करना है, तो इसके हम 3 हिस्से बना लेते हैं और ये जो तीसरा पोर्शन होगा आपने यहां से इसको प्लग करना है। वंस अगेन स्टूडेंट, हम ये बात ज़हन में रखेंगे कि जहां से आपने स्ट्रिंग को बांधा हुआ है वहां पे हमेशा नोड बनेगा और जहां से हम प्लग करके रिलीज करते हैं वहां पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो इस सिनेरियो के मुताबिक ये पॉइंट बन जाएगा नोड, ये पॉइंट भी बन जाएगा नोड और इस जगह पे एक एंटी नोड बन जाता है। अब अगर हम यहां पे वेव जनरेट करते हैं तो वेव की शेप कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमने पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसमें हम डिस्कस करते चलें कि यहां से लेके यहां तक एक वेवलेंथ आ जाएगी दैट इज लैम्डा, और यहां से यहां तक
फिर हाफ ऑफ द वेवलेंथ आ रहा है, तो टोटल एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में कितनी वेवलेंथ आ जाएगी, हम इन दोनों को सम करके लिखेंगे। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि थर्ड मोड है तो यहां पे लैम्डा के साथ 3 आ जाएगा। हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी is given by f3 which is equal to v divided by lambda 3। दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2l डिवाइडेड बाय 3, और v की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ v ओवर m। इसको अरेंज कर लें, अरेंज करने से यह बन जाता है 3 डिवाइडेड बाय 2l मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ f ओवर m। तो स्टूडेंट दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब इसमें हमने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हम इसी रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, f3 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट ऑफ f ओवर m। अब जो ब्रैकेट में हमें फैक्टर नजर आ रहा है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे f1 से। सो वी हैव f3 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f1। तो यहां से हमारे पास यह रिलेशन बन जाता है कि थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स होती है। अब स्टूडेंट्स हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला डिस्क्राइब कर लेते हैं, विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब स्टूडेंट्स हमने जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डिस्क्राइब किया है उसमें फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का 2 टाइम्स थी, थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का 3 टाइम्स थी। तो इसी तरीके से nth मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का n टाइम बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं fn which is representing frequency of nth mode of vibration which is equal to n times of frequency of first mode of vibration। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर इसमें आपने सेकंड मोड की, थर्ड मोड की या किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो उसके लिए सिंपली हम n की वैल्यू को चेंज कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके मुताबिक यह बात आपने याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n के, वेयर n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ लूप्स। यहां पे देखें तो यहां पे कितने लूप्स बन रहे हैं, 3। तो यहां पे n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। तो जिस तरह से आप नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज करते जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाती है। अब स्टूडेंट्स हमने nth मोड की वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए देखिए वेवलेंथ ऑफ nth mode of vibration। स्टूडेंट्स n मोड की अगर आप वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम 3 मोड्स के लिए जो हमने कैलकुलेशन की है उनकी वेवलेंथ को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें फर्स्ट मोड की वेवलेंथ थी λ1 विच इज इक्वल टू 2l। सेकेंड मोड की वेवलेंथ थी λ2 दैट इज इक्वल टू l, और थर्ड मोड की वेवलेंथ थी λ3 दैट इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम कुछ चेंजिंग करें, तो अगर मैं इस केस में बटे में 1 लगा देता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेवलेंथ एज इट इज रहेगी। सेकेंड मोड में हमने
इस एल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई भी किया था और 2 से डिवाइड भी किया था, और इसी तरीके से थर्ड मोड का हमारे पास ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो हमें यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि ऊपर वाला फैक्टर हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, जबकि बटे में फर्स्ट मोड के लिए 1 है, सेकंड मोड के लिए 2 है, थर्ड मोड के लिए 3 आ रहा है। इसी तरीके से जिस तरह से मोड इंक्रीज करते जाएंगे, बटे में नंबर भी एज इट इज इंक्रीज करता जाएगा। तो यहां से अगर हम जनरल फॉर्म इसकी डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, लैम्डा एन दैट इज इक्वल टू 2l की वैल्यू कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय मोड का नंबर आ जाएगा जो हमारे केस में n आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ n मोड ऑफ वाइब्रेशन। यहां से हमें पता चलता है कि वेवलेंथ का नंबर ऑफ लूप्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो जितने नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाएंगे वेव की वेवलेंथ उसी तरीके से कम होती जाएगी। अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसीज की तरफ कि सारी फ्रीक्वेंसीज किस तरह से बनती हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज बनती हैं f1 फॉर द फर्स्ट मोड, 2f1 फॉर द सेकंड मोड, 3f1 फॉर द थर्ड मोड एंड सो ऑन सो। स्टूडेंट्स, इस सारे पैकेज को या सीरीज को हम नाम देते हैं कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज, जिसमें F1 जो है दैट इज नोन एज फंडामेंटल मोड। ठीक है, या इसको फंडामेंटल ओवरटोन भी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हम ये नाम डिस्क्राइब करते हैं उसी तरीके से हम इसका ये नाम भी डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये सेकंड मोड बन जाएगा, थर्ड मोड बन जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसमें आपने एक खास बात याद रखनी है, वो ये कि हार्मोनिक सीरीज में एग्जिस्ट करने वाली फ्रीक्वेंसीज ही सिर्फ स्ट्रिंग में जनरेट हो सकती हैं। इनके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो स्ट्रिंग में जनरेट नहीं हो सकती। बट इन केस अगर वो किसी तरीके से रैंडमली जनरेट भी हो जाती है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लें, वो ये है कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का बना है, दिस इज द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। हर एक फ्रीक्वेंसी के बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी में एक स्टेप जनरेट हो रहा है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज का नाम देते हैं, क्योंकि हमें यह बात पता है कि 1 और 2 के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमने यहां पे कंसीडर नहीं किए हुए। स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।